हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सीसैट के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो रिवाइज करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम कॉन्सेप्ट जो हमें आता है वो तो आता ही है, लेकिन क्योंकि अभी एग्जामिनेशन से, क्योंकि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ये 24 मई 2023 है। ठीक है, तो 28 मई को पेपर है यूपीएससी का, प्रीलिम्स। तो मुझे भी रिवाइज करना था बेसिकली, तो मैंने सोचा कि जब रिवाइज करना ही है तो दूसरों की थोड़ी मदद हो जाएगी। तो इस पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं। नंबर 6789 है ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? 6789 है ना, सिंपल। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है? 6 की 1000 वाले पोजीशन पे ये प्लेस्ड है, 700 पे है, 8 पे है ये, मतलब ये 10th पे है, ये 1 पे है। तो इसको कैसे लिखते थे हम बचपन में, याद है? 6000 प्लस, है ना, 700 प्लस 80 प्लस 9। इसका यूज है, मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज होगा। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मिस करते हैं लोग, फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। तो अभी जैसे है ना, इसको ऐसे लिख दिया, इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 100, सॉरी 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अभी एग्जामिनेशन में क्या किस टाइप के क्वेश्चन देते हैं वो जनरली, वो बोलते हैं एक नंबर गिवन है एक्स वाई, मतलब सिंपली बोलते हैं वो 2 डिजिट का नंबर गिवन है, वो उसकी कुछ वैल्यू है। जब उसको आप उसको इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों की डिफरेंस को जब देखते हैं तो वो 21 आती है। ठीक है, शायद कलर नहीं दिख रही है, चेंज करता हूँ। हाँ, तो एक्स वाई एक नंबर है, ठीक है, मतलब 2 डिजिट का नंबर है। उसको इंटरचेंज करते हैं तो उन दोनों के बीच की डिफरेंस 21 आती है। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जब हमें कुछ मालूम नहीं, फिर तो हम सभी के लिए ट्राई करते रहेंगे कि ऐसे 21 12, इस पे 20, मतलब 21 नंबर है, -12 करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया हमने, तो इसमें 21 डिफरेंस आ नहीं रहा, फिर सबके लिए चेक करेंगे ना। तो अभी क्या है, यहाँ पे सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं? 10x प्लस y, है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट से, जैसे यहाँ पे अभी लिखा था ना वैसे ही। और ये y x को कैसे लिख सकते हैं? 10y प्लस x, है ना, इस दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 21 आनी चाहिए। ठीक है, तो 10x प्लस y, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 21। ठीक है, मैंने रैंडम नंबर लिया, हो सकता है ये 21 ना हो, मतलब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेसिकली अभी। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा, ये वैल्यू आएगी 9x माइनस 9y इक्वल टू 21, है ना। तो x माइनस y इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 21/9। तो मैंने जो नंबर लिया बस, मतलब ये 21 जो मैंने पिक किया था, ये नंबर नहीं लेना चाहिए था मुझे, कोई मल्टीपल ऑफ 9 लेनी चाहिए। तो ये अभी इसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने एज्यूम किया था ना। तो 27 लेते हैं। ठीक है, 27 यहाँ पे लिया। ठीक है, 27, इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे 3 आ गई। अब x माइनस y इक्वल टू 3 है। ठीक, अभी कोई सा भी नंबर लेते हैं, x माइनस y 3 आनी चाहिए। अब लेते 6 और 3, 3 और 6, है ना, इन दोनों के बीच की डिफरेंस जब देखेंगे तो आएगी 27। ठीक है, फिर 9 और 6 लेते हैं। ठीक है, और 69, इसमें भी 27 आ, ठीक है, ये चीज अप्लाई हो रही है ना। 4 1 और 14, यहाँ पे भी अप्लाई होगी, है ना। ठीक है, मतलब इन दोनों की, ये दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस 3 है, ये बस तो वैसे जो भी ऑप्शन दिखेगा आपको, ये वो आंसर फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें वो चीज़ पता चल गई। तो इसका यूज था, ये जो चीज़ है यहाँ पे, इसको इस तरह यूज कर सकते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में है ना, मतलब नंबर नहीं गिवन होता, कभी नेचुरल नंबर गिवन होता है, कभी होल नंबर गिवन होता है, कभी इंटीजर गिवन होता है, कभी पॉजिटिव इंटीजर गिवन होता है, कभी नेगेटिव इंटीजर गिवन होता है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन में नेचुरल नंबर पहले समझना पड़ेगा क्या होता है।
नेचुरल नंबर वो है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, डेसिमल में नहीं होगा ये नंबर कभी भी। नेचुरल नंबर सिंपल जो नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा, ठीक है। होल नंबर में क्या है, होल नंबर में ओ है तो यहाँ पे जीरो ऐड हो जाता है बस। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो गया, ये होल नंबर बन जाता है, ठीक है। अभी इंटीजर आगे है क्या, ये मुझे बता। हाँ, इंटीजर यहाँ पे नहीं क्यों है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होल नंबर ही है, ठीक है। मतलब मैं होल नंबर में नेचुरल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जा रहा है ना। अभी अभी निगेटिव भी ऐड, तो यहाँ पे अभी 0 माइनस +1 +2 3 4 5 से ऐसे इंफिनिटी। तो इस तरफ उल्टा भी चलेगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे, माइनस इंफिनिटी। इसको बोलेंगे इंटीजर। अगर किसी ने बोला पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से स्टार्ट होगा, है ना। निगेटिव इंटीजर्स तो -1 से स्टार्ट होगा। अगर बोला नॉन निगेटिव इंटीजर तो 0 से स्टार्ट होगा, है ना। तो चीजें समझनी है बस, इंटीजर का मतलब यही होता है, ठीक है। अभी कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं, मतलब किससे। इवन नंबर अगर कोई है चेक करने के लिए, तो लास्ट में वो जो लास्ट वाला नंबर होगा ना, मतलब 5 7 3 2 1 1 5 4, तो ये लास्ट वाला जो नंबर होगा ना, ये 2 से डिविजल होना चाहिए इवन नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए यहाँ पे ये 5, ये सेम नंबर है, ठीक है, 3, तो यहाँ पे 2 से डिविजल नहीं है, तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर, मतलब लास्ट वाला जो नंबर 2 से डिविजल होगा तो वो इवन नंबर है, अगर 2 से डिविजल नहीं है तो वो ऑड नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी नंबर है गिवन है, वो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। जैसे 7 है, 7 को सिर्फ हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। 9 जैसे लेते हैं, 9 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 9 से भी किया, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये गलत हो गया। भी यही 19 लेते हैं, तो 19 को सिर्फ 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 19 से डिवाइड किया जा सकता है ना। तो ये ऑड नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का ये कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है कि प्राइम नंबर अभी हमें कोई गिवन हो, जैसे 197 गिवन है ना, ठीक है, हमें चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये हम देखेंगे नियरेस्ट टू किस के परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, नियरेस्ट। तो ये 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, है ना। तो इसके तो इसके नेक्स्ट वाला कौन सा है, 225, जो कि 15 है। 15 से नीचे वाला जितना भी प्राइम नंबर है, इसके नेक्स्ट वाला जो परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली होता है, इसके नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, उससे नीचे वाला जो भी प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करके देखेंगे, वो डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है, ठीक। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये नंबर जो गिवन है, इसका जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है ना, उसको फाइंड आउट करेंगे। इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 225, है ना। 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15। अब 15 से नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर है ना, क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इन सब से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। तो 2 से डिविजिबल तो है नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है कि इनका समेशन 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 + 9 + 7 17, ये 3 से डिवाइड भी नहीं, लास्ट में 5 और 0 नहीं है तो 5 से डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 14 5 कैरी करेगी, मतलब 5 बचेगा यहाँ पे, 5 और 7, 7 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल, यहाँ पे 8 7 यहाँ पे भी नहीं बचेगा। 13 से यहाँ पे, 13 यहाँ पे 6 7 बचेगा, ये भी नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, प्राइम नंबर का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ये था कि वो खुद से डिविजिबल होना चाहिए और 1 से डिविजिबल होना चाहिए, उसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, कोई सा भी नंबर इंटीजर अभी तक लिखा ना, अभी तक हमने पढ़ा ना, ये 1 2 3 4 ये सब रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि सबके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। भी जैसे 3/2, 5/4/5, 7/3, 7/3, 8/3, ये सब रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में सब। ये ऊपर और नीचे दोनों जगह इंटीजर होनी चाहिए, ये नहीं कि डेसिमल में लिख दिया। अब 3/2.5 लिख रहे हैं ऐसे, तो इसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे फिर 5 और 6, ठीक है, इस तरह से।
तो वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिनका एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, जैसे रूट 2, रूट 3, पाई पाई की वैल्यू लिखते हैं ना 3.14, लेकिन इसके आगे बहुत सारे डिजिट है। ठीक है। फिर ई 2.71 समथिंग डॉट डॉट डॉट, लॉग ई की वैल्यू भी होती है 0.23 समथिंग समथिंग ऐसा। ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है बेसिकली, है ना। जैसे 3.141414 होता तो समझ में आता, है ना। लेकिन यहाँ पे 3.14785 ठीक, थ्री ऐसे ऐसे नंबर मतलब कुछ रिपीट नहीं करता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा नंबर है ना। इसलिए इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब होते हैं ना, मतलब मतलब सिंपल रियल लाइफ जैसे किसी ने कोई लॉजिक से देता है, हाँ ये तुम्हारा आंसर रैशनल है, मतलब इसमें लॉजिक है। इरेशनल, तुम मतलब कुछ भी बोल रहे हो ऐसा। तो उस हिसाब से समझने के लिए हाँ, मैंने जो प्राइम नंबर बताया था ना वो वाला, वो टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, n² > 3। तो हमने चेक करना है 137 के लिए। तो हमने क्या किया, इसके जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो 144 है, तो इसके स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, 12 आया है ना। ठीक है। 12 से नीचे वाला जितना भी प्राइम नंबर है वो हमने कैलकुलेट किया, फिर चेक किया, फिर नहीं हुआ तो 137 से प्राइम नंबर। ठीक है। अभी सिंपल से ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करते हैं, a+b का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको ऐसे याद किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, है ना। तो क्या आएगा, ये a स्क्वायर प्लस ab+b +b² है ना। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 को 1 से बात बराबर ही है, तो उसको सिंपली लिख दिया a² है ना, +2ab, मतलब आगे पीछे करके लिख दिया, +b²। यही फॉर्मूला है, सिंपली इसके लिए भी यही हो जाएगा ना। फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में जनरली यूज होता है। अगर सिंपल, अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें सिंपल फैक्टोरियल भी पूछते थे कभी कभी। तो एन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, ये एन की वैल्यू हमेशा 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 पॉजिटिव होगी और इंटीजर में होगी। ठीक है। मतलब 5/3 नहीं होगी। ये 5/3 भी फैक्टोरियल आती है, लेकिन 5/3 फैक्टोरियल नहीं, मतलब इसका इस फॉर्म में आता है, वो गामा में पढ़ते हैं जिसमें हम 5/3, फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे 5/3, फिर इसको 5/3 × 3 फिर इसको यहाँ पे -1 करते हैं, तो 2/3 ऐसे करके ये वाला फॉर्म आता है। लेकिन वो गामा वाला फॉर्म है, वो आप लोग को नहीं पढ़ना, तो आप लोग को एकदम सिंपलेस्ट और सिंपली फैक्टोरियल पढ़ना है। ठीक है। इंटीजर एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, पॉजिटिव होगी, और इरेशनल नहीं होगी कभी भी। ठीक है। सिंपल सा नेचुरल नंबर इंटीजर होगा। ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे एन फैक्टोरियल है, तो इसमें क्या करना है, जैसे 5 फैक्टोरियल करना है, तो इसको सिंपली लिखना है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ पे जाकर 1 पे जाके रुक जाना है। अगर 0 तक जाना है तो आप 0 तक भी जा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे नहीं जाना, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है। तो किसी का भी यहाँ पे जैसे 5 फैक्टोरियल का मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, 7 फैक्टोरियल को लिखना है, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। जनरली एग्जाम में इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देते हैं, अगर वैल्यू देते हैं तो ऊपर नीचे, जैसे क्वेश्चन में पूछते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, है ना। तो यहाँ पे डिविजल है ना, तो यहाँ पे जैसे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल को 7 × 6 × 5 × 4 आगे का लिखेंगे, तो वो जो आगे लिख रहे हैं यहाँ के पास, है ना, वो, और नीचे जो है 5 फैक्टोरियल है, तो उसको लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये ऊपर और नीचे कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगी, है ना। 7 × 2 = 6, 42 आंसर आता है इसका। ठीक है। सिंपल से। हाँ। नेक्स्ट है, हाँ, x⁻n - a⁻n इज डिविजिबल बाई x - a फॉर ऑल n नेचुरल नंबर। ठीक है। अगर n नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो x - a से ये हमेशा डिवाइड होगा, जैसे 2⁻³ - 1⁻³ तो 2 - 1 से ये हमेशा ही डिवाइड होगा। यहाँ पे तो 2 - 1 1 ही होगा, तो वो तो खैर होगा ही। लेकिन जैसे यहाँ पे 3³ - 2³ है ना, नहीं, इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा लेते हैं क्योंकि माइनस पे 1 आ रहा है। तो 4³ - 2³ डिवाइड बाई 4 - 2, तो ये 4 - 2 से हमेशा ही डिवाइड होगा, ये ऊपर वाला टर्म, है ना। चेक कर लेते हैं। ठीक है।
तो 4 क्यूब कितनी हो जाएगी, 64 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगी 56 माइन डिवाइड बाई 2, 28 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 से डिविजिबल है। तो ये बेसिकली क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जैसे ये वाला पढ़ते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं ना एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ये आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, तो उसी को इस तरह एक्सपैंड करके लिखा जा सकता है। क्रॉस चेक करने के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ही होती है, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे एक फैक्टर हमेशा है ना एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए ऊपर वाला टर्म परफेक्ट डिविजन वाले कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्या है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए व्हेन एन इज इवन वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर। इवन वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑड वाले में ये ना माइनस टर्म, मतलब एक्स माइनस से हमेशा ही बाहर आएगा, उसके बाद जैसे एक्स क्यूब माइनस वन को लिखते हैं शायद एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसा लिखते हैं शायद, मतलब इसमें कुछ कैंसिल होता है तो इसकी वजह से एक्स क्यूब माइनस वन आता है, तो एक्स माइनस वन हमेशा ही बाहर करूँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, हाँ सी ए कैंसिल हो गया, सी ए कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब माइनस वन, तो एक्स क्यूब माइनस वन में एक्स माइनस वन का एक फैक्टर आया ना, इससे ये डिविजिबल है। उसी तरह जब ये हमेशा इवन नंबर होगा ना, एन की वैल्यू हमेशा इवन नंबर होगा, तो एक्स प्लस ए भी हमेशा एक फैक्टर होगा, ठीक है। ये तो ऊपर में ये किसी के लिए भी है, एन मतलब नेचुरल नंबर है, ये कोई सा भी नंबर, लेकिन एन जब इवन नंबर होगा तो एक्स प्लस ए भी फैक्टर हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस ए भी होगा, एक्स प्लस ए भी फैक्टर हो जाएगा। एलसीएम किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने लोएस्ट कॉमन फैक्टर लिख दिया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। एलसीएम सिंपल लेने का तरीका कोई सा भी है, जैसे 5, 7, 8, 10, 12 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है जिसे डिवाइड किया जा सकता है, मतलब वन तो सभी, टू, तो टू से इसमें ना मतलब ऐसा नंबर लेना है कम से कम दो डिवाइड हो उससे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अभी भी टू से कौन कौन डिवाइड हो सकता है, ये हो सकता है 3। अब टू से कुछ नहीं, एक ही नंबर डिवाइड, तो टू से डिवाइड करने में मतलब नहीं, 3 से डिवाइड सिर्फ एक ही नंबर हो रहा है, 5 से डिवाइड हो सकता है 1, 7, 2, 1, 3। अभी और किसी से सब एक एक से डिवाइड, अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, तो 5 ये 10 हो जाएगी, ये 21, 10 इंटू 21 इंटू 4 ये दो, ठीक है। तो ये 40, मतलब ये 84 इंटू 10, मतलब 840 हो जाएगी इसकी एलसीएम, ठीक है। तो इसी तरह हमने एलसीएम 18 और 45 का कैलकुलेट किया हुआ, तो 3 से यहाँ पे सिंपली डिविजिबल है, तो 6 और 15 हो गया, 2 और 5, तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगी, ठीक है। और एचसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, अभी हमने सिंपली जिस कैल्शियम निकाला था उसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों का कॉमन वो नंबर कैलकुलेट करना है जो दोनों डिवाइड हो सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सिंपली जो छोटा नंबर उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करने की कोशिश की, जो लास्ट में ये बच गया रिमाइंडर, वो हो गया एचसीएफ। कैसे चेक करेंगे, जैसे 7 और 9, अभी है ना, ऐसे यहाँ पे 7 और 9 का चेक कर सकते हैं। तो 7 को ऐसे किया मल्टीप्लाई, 1, 7, 2, रिमाइंडर बचा नहीं, ये मैंने क्या किया है, मैंने एक जैसे ही नंबर ले लिया था, इससे शायद 9 रिमाइंडर आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये कॉन्सेप्ट, समथिंग आई हैव डन मिस्टेक, सम मिस्टेक हैज बीन डन, इस वाले में तो शायद मतलब ये लॉजिकली बैठ गया यहाँ पे, लेकिन ये तरीका नहीं है शायद से यहाँ तक, क्योंकि वो अगर तरीका होता तो 7, 9 के केस में भी आता। सिंपली क्या करते हैं ना, मतलब देखो 18 का फैक्टर लो, मतलब जो इसका सिंपलेस्ट मेथड वो भी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे फिर भी तरीका मालूम है कैसे निकाला जा सकता है इसको। इसके एलसीएम लिया जा सकता है ना, मतलब सिंपली इसको मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, 18 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है 9, इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है 3, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अभी क्या करते हैं 45, 45 को 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 से 15,
फिर ये 3 से होगा 5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। अब इन दोनों में कॉमन मल्टीप्लायर कौन कौन सा है? 2 इसमें है नहीं, तो 2 वाला तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, 3 × 3 है, यहाँ पे 3 × 3 है। ठीक है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी, ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये वाली। अब जो कॉमन है बस उसे ही लेना है, जो कॉमन दोनों में आ जाएगी वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ ये एग्जाम में क्लू दिया हुआ है, कभी क्वेश्चन में इस तरह गिवन हो तो उससे आगे का कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे गिवन है, इफ टू गिवन नंबर एलसीएम एंड एचसीएफ इज नोन। एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। ठीक है, जैसे 18 और 45 का हमें एलसीएम मालूम है कितना है। एलसीएम है इसका 90, है ना। एलसीएम, हाँ यहाँ पे लिखा बने, एलसीएम है 90 और एचसीएफ है 9। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है, ये बोल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ अगर गिवन है तो उन दोनों नंबर, जिसका नंबर का एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, ठीक है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 आएगा, है ना। इन दोनों को 18 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 810 आएगा। ये मल्टीप्लाई कर, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल में कोई नंबर गिवन होता है, जैसे 1/10.1, 99/100.99। कैसे लिखा है इसको? 10 को 1 किया तो यहाँ पे ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो एक डेसिमल दिया, यहाँ पे 0 किया। ठीक है, तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये 0.1 इस तरह से आया। इसी तरह यहाँ पे 100 को ऐसे कैसे कैंसिल किया, 990, है ना। तो 100, तो 100 से डिविजिबल है, तो एक डेसिमल दिया, यहाँ पे 0 दिया, एक 0 दिया, तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा ये? 9 टाइम्स में, है ना। तो 9 टाइम्स में कितनी बार आएगा ये? 900। तभी कितनी बची? 90। अभी कितनी बार में जाएगा? ठीक है, या फिर एक तरीका इसका ये भी है कि यहाँ पे कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल किया, दो नंबर के बाद डेसिमल दे दिया। यहाँ पे कितने नंबर है? एक नंबर, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल किया यहाँ पे। जैसे 573 डिवाइड बाई 100 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? दो जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो कैंसिल किया, दो नंबर के बाद डेसिमल दे दिया, 5.73 ऐसे। ठीक है, अरेंज द फ्रैक्शन, मतलब अभी क्वेश्चन में कभी गिवन होगा, इनको है ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? जब आपको इनको डिवीजन, मतलब जब आप डिवाइड कर सकते हो तब। एक तो तरीका ये है कि आप डिवाइड करो। ठीक है, इनको डिवाइड करके देखो डेसिमल में कौन कितने आ रहा है, फिर डेसिमल से आप इसलिए कैलकुलेट कर सकते हो कौन किसकी वैल्यू क्या होगी। या फिर दूसरा तरीका ये है, ठीक है, इन नीचे वाले नंबर के ना एलसीएम ले लो। ठीक है, क्वेश्चन में जनरली इजी वाले एलसीएम होंगे। मैंने यहाँ पे 29 मिल गया, तो एलसीएम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे है ना, नंबर लेता हूँ 5/3, 7/6, 8/9। इनको है ना असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इन तीनों की एलसीएम क्या होगी? 369 की एलसीएम 18 होगी शायद, हाँ। कैसे होगी वो कैलकुलेट करते हैं। 3 से ये 1 2 3, है ना। 3 2 3 मतलब 3 × 2 6, 6 × 3 18, तो 18 हो गई। ठीक है, अभी क्या है, नीचे है ना, सबके नीचे ना ऐसा करना मल्टीप्लाई कि 18 आ जाए, ऊपर भी वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 5/3 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 6 डिवाइड बाई 3 × 6। ठीक है, 7 × 6 को 18 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और नीचे 9 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 × 2 9 × 2। ठीक है, क्योंकि जो नंबर गिवन उससे छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, हमें जो नंबर था पहले वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हमने नंबर चेंज नहीं किया, उसकी प्रोपोर्शन चेंज की। जैसे ना कोई 10:8 होता है, तो हमने 4:5:4 लिखा, तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन चेंज नहीं किया है, हमने बस उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने इसको मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हमने इसको चेंज किया है। सबके नीचे की बेस सेम हो गई ना। ठीक है, 30/18, है ना। ऊपर क्या हो गई? ये 21/18, ये 16/18। अब हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना इजी हो गया, क्योंकि नीचे सेम है, तो ऊपर में जो गिवन है, अभी सबसे सबसे छोटा नंबर ये है, उसके बाद बड़ा नंबर ये है, उसके बाद बड़ा नंबर ये है। ठीक है, समझ में आ गया? उसी तरह
या तो इसको आप डेसिमल से भी कर सकते हो, तो डेसिमल में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन है ना, वेन डायग्राम में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है। अभी करंट ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मैं करंट ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे जो न्यू नॉर्मल सोसाइटी में इमर्ज कर रही है। एक क्लास में बोला गया 50, नहीं 60 लड़के हैं। ठीक है। 100 क्लास में 100 मतलब स्टूडेंट हैं। ठीक है। 60 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं। ठीक है। तो बताना इसमें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब इस क्लास में कितने हैं जो LGBTQI वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है। क्योंकि 60 और 50 तो 110 हो गए, क्लास में तो 100 ही बच्चे हैं, है ना। तो कुछ तो होंगे जो LGBTQI+ वाले ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, 100। बॉयज कितने हैं, 60। गर्ल्स कितनी है, 50। ठीक है। ये मतलब 60 बॉयज हैं, 50 गर्ल्स हैं। ठीक है। लेकिन इनमें कोई तो होगा जो मतलब आइडेंटिटी मतलब बॉयज की होगी, लेकिन हिडन होगा, मतलब ट्रांसजेंडर का किसी का, है ना। तो अभी क्या है कि वो नंबर कैसे पता चलेगा, माइनस यहाँ वाली, ये वाली जो वैल्यू निकलेगी, ये LGBTQI वाली की निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको इधर लेके जाना है, इस वाले को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगी 110 माइनस 100। तो ये वाली जो बीच वाली नंबर आएगी ना, वो 10 आएगी। ठीक है। ये है, ये ए है 60, बी है 50। तो ये वाला जो होगा हमारे पास, ये कितना है, 50, ये है 10, और ये वाली एग्जैक्टली, अरे 40, और ये 10। ठीक है, तीनों का समेशन 100 हो गया। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट कैसे कहते हैं, अभी तक मैंने ऊपर 144 लिखा था ना, तो इसकी स्क्वायर रूट को हमने लिखा था 12, टू 25 को लिखा था स्क्वायर रूट 15, है ना। स्क्वायर रूट कैसे किसे कहते हैं, मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर से वो नंबर आया हो। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, तो ये किससे आया है, 2 के स्क्वायर से, है ना। तो इसको स्क्वायर रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाती है। अगर यही क्यूब रूट होता, तो क्यूब रूट के लिए है 27, है ना, तो इसको 3 के यहाँ पे क्यूब रूट में 3 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो ये 1/3 आ जाएगी। तो 3 की पावर 3, 1/3, तो ये इससे कैंसिल हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आती है, तो ये 3 हो जाती है। क्यूब रूट ऑफ 27 3, है ना। स्क्वायर रूट क्यूब रूट, मतलब सिंपल सी कंसेप्ट, इसमें मैं क्या ही समझाऊँ, मतलब ऐसे कोई मतलब है ना, आपको है ना स्क्वायर कम से कम है ना, आपको 1 से लेके है ना 20 तक का एटलीस्ट है ना नंबर याद ना हो, तो कम से कम देखने में आ जाए कि ये किसी का स्क्वायर है, तो जरूर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, सबको पता है, 2 का पता है, 3 का पता है, 4 5 6 7 10 तक लगभग सबको मालूम होता है। 11 का भी याद कर लो, कभी एग्जाम में दिखे कि 121 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगी। कभी क्वेश्चन में 121 तो हमें क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये तो 11 का स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा, है ना, ऐसा। तो क्लिक करना चाहिए। जैसे 144 12 का होता है, 169 13 का होता है, 180 नहीं 196 14 का होता है, 225 15 16 का, 256 17 का, 281 होता है शायद, हाँ 18 का 281 होता है। पता नहीं 17 का 289 है शायद, देख लेना एक बार, मतलब खुद से कैलकुलेट। 17 था, 18 का 324, 19 का 361, ऐसा। अब 20 का 400 होता। ठीक है। जैसे ये एवरेज वाले प्रॉब्लम है। ठीक है। एवरेज में सिंपल क्या होता है, जितने भी नंबर है उसको समेशन, और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करना है। जैसे ये नंबर 2578, तो यहाँ पे नंबर टोटल कितने हैं, 4 नंबर गिवन है। तो एवरेज इनका कैसे निकलेगा, इन सबका समेशन डिवाइड बाई 4। ठीक है, इन सबका समेशन डिवाइड बाई 4। ठीक है। जैसे मुझे कल किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा था, वो मुझे याद है एग्जैक्टली, तो मैं भी बताता हूँ क्वेश्चन।
एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, ठीक है, x1, और तीन स्टूडेंट हैं, x2, x3, x4, ठीक है। तो इन सबका है ना एवरेज एज है ना, मतलब तीन स्टूडेंट है और एक टीचर है, इन तीनों की एवरेज एज है 20 ईयर्स, ठीक है। और तीनों स्टूडेंट की एज सेम है, x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू x है, ठीक है। ये गिवन था। और ये बोला हुआ था कि टीचर और स्टूडेंट की एज की जो डिफरेंस है ना, एक एक टीचर एक मतलब टीचर और एक स्टूडेंट की एवरेज मतलब एज की डिफरेंस है वो 20 है, x1 माइनस एक्स इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, x1 प्लस 3x, क्योंकि सभी स्टूडेंट की एज सेम है, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 20 है ना। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 80 हो जाएगी, x1 प्लस 3x इक्वल टू 80। और ये दूसरी इक्वेशन क्या है, x1 माइनस एक्स इक्वल टू 20। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गई, 4x इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 है ना। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 इक्वल टू 20 प्लस 15, 35 है ना। तो सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, x 35 माइनस 15 20, और 35 प्लस 15 50 प्लस 15 65 प्लस 15 80 हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ इंडिसेस, मतलब क्वेश्चन नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट अभी रिवाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि जीएस में क्या होता है कि चीजें आती है नहीं आती तो तुक्का थोड़ा बहुत देखा हुआ है, ये क्या हुआ है वो क्या हुआ है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं कर सकते, मैथ्स में सॉल्व करना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ इंडिसेस, ये मैंने नीचे ए क्यों लिखा है, अगर बेस सेम है तो ऊपर कुछ भी हो वो ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर यही ए की पावर एम इसको ब्रैकेट में लिखा होता तो ये सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दोनों की बेस सेम है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए बाई एम डिवाइड बाई ए बाई एन है। तो अगर ये बेस सेम है तो, अगर बेस सेम नहीं है पावर सेम है, जैसे ए की पावर एम बी की पावर एम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की बी की पावर एम, ठीक है। जैसे 2/2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर 3, है ना। कॉमन मतलब पावर ले लिया। नेक्स्ट है परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट। परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज लिखा होता है ना, उसमें हिडन ये होता है कि डिवाइड बाई 100। जैसे बैंक में डिपॉजिट जब करने जाते हो तो वहाँ पे डिपॉजिट रेट लिखा होता है, जब लोन लेने जाते हो लोन रेट लिखा होता है, तो सभी परसेंटेज पर एनम में लिखा होता है या पर मंथ लिखा होता है, ऐसा कुछ है ना। तो कभी 5% होता है जब डिपॉजिट करते हो, और जब लोन लेते हो तो 12% समथिंग, ऐसा। तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपने 100 रुपीज लोन लेना है, मतलब डिपॉजिट किया, तो उसको आपको एक साल बाद कितना परसेंट, मतलब 5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना 5% मतलब क्या, तो 5/100 इंटू 100, मतलब ये 100 ये वाला है और ये 100 परसेंटेज वाला है, ठीक है। नीचे का परसेंटेज 5% को 5/100 लिखा जा सकता है। तो 100 से 100 ये कैंसिल किया तो 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 12% लिखा हुआ है, तो 12/100 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 12/100 किसका, तो 100 का 12% कितना होगा, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। मतलब 5% ऑफ किसका, जिसका, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12% ऑफ किसका, जिसका, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 12% ऑफ 900, तो यहाँ पे सिंपल है, 12% ऑफ 900, तो 12% किसका, 900 का, तो जिसका निकाल रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/100 इंटू 900, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 108, ठीक है। तो जैसे 10% को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं, 10% को 10/100 लिखेंगे, तो हमने डेसिमल वाला पढ़ा ही हुआ है। इसमें एक जीरो से पहले एक जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितने जीरो बच रहे, एक यहाँ पे एक नंबर है, तो उसके बाद डेसिमल डालेंगे तो 0.1 हो जाएगी, ठीक है। या इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 10/100, ऊपर कितने नंबर है, दो, नीचे कितने हैं, मतलब दो जीरो है, तो ये दो जीरो के बाद, दो नंबर के बाद डेसिमल डाल देंगे तो 0.10 हो जाएगी। पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो कोई मतलब होता नहीं है, तो 0.1 हो जाएगी वैसे ही।
इधर सबके लिए किया हमने। प्रॉफिट एंड लॉस, ये बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ अभी ध्यान से। अगर कोई सामान हम बेचते हैं, कोई सामान हम बेचते हैं, कोई भी सामान हम बेचते हैं, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। अगर कोई सामान हमने सेल किया है तो कॉस्ट, और हमें प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ही सेलिंग प्राइस से कम होगी। तो सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अगर हमने कोई सामान सेल किया है और हमें लॉस हुआ है, अगर हमने कोई सामान सेल किया है और हमें लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, क्योंकि हमें लॉस हुआ है, तो हमने कम में बेचा है ना, तो इसलिए सेलिंग प्राइस में हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ही ज्यादा होगी। ठीक है, और या गेन या लॉस के टर्म में भी कभी कभी क्वेश्चन इतना लॉस हुआ इतना गेन हुआ है उस हिसाब से। ठीक है, और गेन, जब गेन की परसेंटेज जब भी लेते हैं ना, तो बेस हमारा होता है, तो बेस हमेशा ही हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे हमें 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। हमें लॉस हुआ है तो लॉस किस पे हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस हुआ है। ठीक है, कि क्वेश्चन अभी मैंने नहीं किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो हमेशा 2 नंबर का होता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो रेशियो जनरली, जैसे ना क्वेश्चन में कभी 2:3:4 भी गिवन होता है, तो ये 3 नंबर का रेशियो आपस में। जैसे है ना, मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, मेरे दोस्त के पास 15 रुपए हैं, और मेरे दूसरे दोस्त के पास 20 रुपए हैं। अब ये बताना है कि इन तीनों की रेशियो क्या है ना। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, 10:15 10:20। अब इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, HCF कौन सा है, 5। मतलब आप कैलकुलेट करोगे तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें मैंने सिंपली कर लिया 5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 ये सॉरी, ये 3, ये 4, तो 2:3:4 की रेशियो में हमारा ऐसा है। ठीक है, सबके पास मतलब इस रेशियो में पैसे है सबके पास। ठीक है, अभी क्या बोला है यहाँ पे, डिवाइड 10:2:3 रेशियो। इसने क्या बोला है, 10 को ऐसा डिवाइड करो कि 2:10, जैसे मैं ए हूँ, दूसरा बी है। ए को प्रोपोर्शन है ना, ऐसे प्रोपोर्शन दोनों, 10 को है ना ऐसा डिवाइड करना है कि इन दोनों को रेशियो 2:3 में जाए पैसे, मतलब इनके पास जो पैसे हो और इसके पास जो पैसे हो, उस दोनों का जब रेशियो ले तो 2:3 आना चाहिए। तो जो रेशियो यहाँ पे नंबर कौन से गिवन है, 2:3, तो ए के पास जो पैसे जाएंगे वो 2/5 जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2+3 नीचे लिखेंगे इंटू 10। बी के पास जो जाएंगे 3/2+3 इंटू 10। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं जनरली, ए ए इज टू बी, प्रोपोर्शन सी इज टू डी, तो इसको सिंपली लिखते हैं A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेट भी कर सकते हो, तो AD इक्वल टू ऐसे B/C लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये फॉर्म याद रखना, बस एग्जाम में ये फॉर्म याद आना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर है तो अपने आप क्लिक कर जाएगी। प्रोपोर्शन से ये याद रखना। ठीक है, टैंक फिलिंग एंड एम्प्टिंग। टैंक फिलिंग क्या होता है, जैसे कोई टैंक है, उसमें हमने कोई टैप ऑन कर दिया तो ये धीरे धीरे फिल होगी, है ना। तो ये अचानक से तो फिल होगी नहीं, कुछ टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, इफ ए टैंक कैन फिल ए टैंक इन X आवर, मतलब ये टैंक की कुछ वॉल्यूम होगी, है ना, और यहाँ पे कुछ रेट होगी, जो इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड से ये चल रही होगी, है ना। तो ये बोल रहा है कि X आवर में टैंक फिल कर दिया, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा, तो जो भी टैंक की वॉल्यूम है डिवाइड बाई एक्स कर देंगे तो उतना फिल करेगा। अगर टैंक एम्प्टी हो रही है, ठीक है, एक टैंक एम्प्टी हो रही है, मतलब नीचे किसी ने होल कर दिया है, तो यहाँ से पानी गिर रही है वाई रेट पे, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे वाई गिवन आवर के फॉर्म पे, तो यहाँ पे Q2 लेते हैं फ्लोर। ठीक है,
तो वाई आवर में एम्प्टी हो रही है एक टैंक, तो 1 घंटे में कितनी एम्प्टी होगी, है ना। इस तरह से इस टाइप इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं जनरली। एक टैंक गिवन है, वहां पे गिवन है कि 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ये फिल तो हो रहा है, लेकिन 2 या 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ये खाली भी हो रहा है ना। तो इफेक्टिव ये कितना फिल हो रहा है, ठीक है। जैसे किसी ने आपको 100 रुपए दिए और किसी ने आपसे 50 रुपए ले लिए, तो आपके पास बचा कितने, 50 रुपए ना। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। 5 - 3 करना, तो इफेक्टिवली ये कितने से भर रहा है, 5 - 3 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड से। अब फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने आवर में फिल कर जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना अगर दोनों चीज एक साथ हो रही है तो। कभी कभी ये भी होता है कि पहले हमने टैप ऑन कर दिया, फिर खाली कर दिया, फिर ऑन किया, फिर खाली किया, मतलब अल्टरनेट भी करते हैं। तो जिस टाइम पे जो कर रहे हैं उस हिसाब से वो करना है। अगर दोनों साथ में कर रहे हैं तब इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर साथ में नहीं कर रहे हैं तो अलग अलग कर रहे हैं। जैसे मैंने 1 घंटे पहले टैप ऑन किया, पानी फिल हुआ थोड़ा सा, फिर मैंने 1 घंटे टैप ऑन कर दिया, मतलब इम्प्टी करने की कोशिश की 1 घंटे, फिर जो इम्प्टी हो गया, फिर उसके बाद फिर 1 घंटे फिर ऑन किए, फिर 1 घंटे बाद फिर इम्प्टी किया 1 घंटे तक लगातार। मतलब दोनों की रेट अलग होगी, नहीं तो फिर अगर ये ज्यादा होगी ये कम होगी तो फिर तो ये तुरंत ही इम्प्टी कर देगा ना। तो इस हिसाब से मतलब क्वेश्चन में आई ओपन रखना, ब्रेन भी ओपन रखना, मतलब ध्यान देना क्वेश्चन कह रहा है क्या। अगर दोनों साथ में हो रहा है तब तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर साथ में नहीं हो रहा है तो फिर ध्यान रखना क्या हो रहा है। टाइम एंड वर्क। इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, अगर ए कोई काम को एन डेज में कर सकता है तो ए 1 डे में कितना काम कर सकता है। अगर जो पीस ऑफ वर्क है वो 1 नहीं है, यहाँ पे डब्ल्यू है, W/N वो काम कर सकता है 1 दिन में, ठीक है, क्योंकि वो एन दिन में जो वर्क है वो डब्ल्यू है, ठीक है। और ये W/N वो 1 दिन में कर सकता है। उसी तरह है ना, बी सेम काम को M डेज में कर सकता है, तो वो जो वर्क है वो डब्ल्यू है, तो W/M वो काम, ठीक है, W/M वो 1 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो W/N + W/M इतना ये दोनों मिलके 1 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली ये आता है कि एक काम को इसने इतने दिन में किया, दूसरे ने एक काम इतने दिन में किया, तो बताओ दोनों ने एक साथ काम किया तो कितने दिन में काम कर लिया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते ही हूँ इसके, मैं इसका एक एग्जांपल लेता ही हूँ। जैसे किसी ने, ए ने एक काम को 5 दिन में किया, ठीक है। बी ने एक काम को, मतलब सेम वर्क को, डब्ल्यू वर्क है, इसने बी ने 3 दिन में किया। तो दोनों अगर साथ में काम करते तो कितने दिन करेंगे। तो W/5 ये ए का 1 दिन का काम है, ठीक है। बी का काम है W/3, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो 1 दिन में इन दोनों कितना काम कर रहे हैं, W/3, तो ये 15, ये 3W + 5W, ठीक है, तो 8W/15। तो नीचे डब्ल्यू के जो नीचे वाला नंबर आएगा उतने दिन में काम करेंगे। तो डब्ल्यू के नीचे कितने नंबर आ रहे हैं, 15, लेकिन ऊपर 8 में तो मल्टीप्लाई किया, तो इसको लिखेंगे इस तरह से 15/8 के फॉर्म में। तो 15/8 डेज में ये दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते तो उतने दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, ये टाइम डिस्टेंस वाले टॉपिक में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके सारे क्वेश्चन बनेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस में। कैसे, ये फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हर एक क्वेश्चन बनेगा इसमें। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बाय स्पीड, बस यही करना है। इसमें बस ये याद रखना कभी क्वेश्चन में, मतलब वो आपके क्वेश्चन को वो, क्योंकि उनको टेस्ट लेने का ये कंपटीशन में ये होता है ना कि उनको एलिमिनेट करना है, तो सिलेक्ट नहीं करना। सिलेक्शन की तो सीट बहुत कम होती है ना, तो ध्यान रखना वो यूनिट के साथ कभी कभी छेड़छाड़ करते हैं। कभी वो मीटर में क्वेश्चन गिवन होगा, आंसर किलोमीटर में गिवन होगा, फिर आंसर मैच नहीं करेगा, फिर दिमाग खराब होता है। तो ध्यान रखना किलोमीटर में गिवन है, आवर में गिवन है, मिनट में आंसर पूछा है, मिनट में गिवन है, आवर में आंसर पूछा है, तो ये चीज़ का कन्वर्जन देख लो ध्यान से, मतलब चीज याद रखें। बोट इन स्ट्रीम, ठीक है, एक बोट है जिसकी खुद की स्पीड u है और वाटर की स्पीड है v, ठीक है, वाटर की स्पीड v है। अगर ये डाउन स्ट्रीम क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि एक पहाड़ है ना, मतलब एक पहाड़ है वहां से वाटर फ्लो करता है,
तो ये नीचे आ रही है ना पानी ऊपर से डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोट यहाँ पे रख दिया है, तो इसकी जो स्पीड है वो तो है ही, प्लस इसकी भी जो वाटर के ऊपर स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाती है, यू प्लस वी। वही मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ, यू प्लस वी, दोनों डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ये यू बोट की इंडिविजुअल एक स्पीड है वाटर में, स्टैटिक वाटर में, और वी वाटर की फ्लो है, दोनों ऐड हो जाएगी। अगर हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, अप स्ट्रीम जाने के लिए हमें क्या चाहिए, यू की स्पीड, यू जो वाटर की स्पीड है, वी है वाटर की स्पीड, ठीक है, और यू है बोट की स्पीड। बोट की स्पीड जब तक वाटर की स्पीड से ज्यादा नहीं होगी तब तक हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, तो यू की वैल्यू वी से बड़ी होगी तभी हम अप स्ट्रीम जा पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यू माइनस वी हमने लिया है। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। बाकी यहाँ पे टाइम गिवन होता है कि ऊपर जाते समय हमें टी वन लगा, नीचे आते समय मतलब ये नीचे नीचे आते समय टी1 लगा, ऊपर जाते समय टी2 लगा, ठीक है। और सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो ये टाइम हमेशा ही से छोटा होगा इस टाइम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गई ना, दोनों को ऐड कर दिया हमने। स्पीड ज्यादा हो गई तो कम डिस्टेंस, मतलब हमने क्या पढ़ा था अभी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो हमें क्या चाहिए, टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। हमने डिस्टेंस दोनों, क्योंकि मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि एक स्विमिंग पूल है, यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है, लेकिन स्विमिंग पूल स्लैंट है। एज्यूम कर रहे हैं, अभी सब कुछ एजम्पशन पे चल रहा है, स्विमिंग पूल स्लैंट है, इसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो ये वाली है, स्पीड ऊपर से जब नीचे आएंगे तो स्पीड हमारी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर ये चीज स्पीड अगर कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। पी है प्रिंसिपल, आर है रेट, टी है टाइम। टाइम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना क्या किसमें गिवन है, मंथ में गिवन है तो मंथ के हिसाब से निकलेगा। टाइम मतलब और रेट दोनों का एक साथ देखना, अगर रेट पर एनम गिवन है, टाइम मंथ में गिवन है, तो दोनों को एक यूनिट में कर लेना। जैसे टाइम अगर रेट गिवन है 5% पर एनम और यहाँ पे टाइम गिवन है 24 मंथ, तो मंथ को एनम में मतलब ईयर में कन्वर्ट कर लेना 2, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा गलत आंसर आएगा, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर अमाउंट निकालना तो प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, अगर ये अमाउंट है तो ये सिंपल अमाउंट ये आ जाएगी यहाँ से, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। आर क्या है, रेट है, टी क्या है, टाइम है। आर और टी का देखिए ना, पर एनम में है और पर मंथ में, वो चीज ध्यान करके दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, मतलब परसेंटेज पर एनम में है तो इसको भी एनम में रखना, मतलब ईयर में रखना, अगर मंथ है तो इसको भी मंथ में रखना, ठीक है, उस हिसाब से। अगर किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि जैसे ना, मतलब गिवन होता है कि पहले साल है ना कंपाउंड इंटरेस्ट 7 है, दूसरे साल 8% है, ठीक है, तीसरे साल 9% है। तो अभी इसको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फिर हर एक को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले साल के लिए यहाँ से कैलकुलेट हो गया प्रिंसिपल मतलब अमाउंट, ठीक है। फिर दूसरे साल के लिए ये हमारा अमाउंट प्रिंसिपल काम करेगा, फिर दूसरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब जो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला था ये फॉर्मूला था, क्योंकि एक साल के लिए ले रहे हैं ना, मतलब एक साल के लिए ले रहे हैं, क्योंकि टू सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है। तो अगर यही चीज यहाँ पे होता है कि लोग पहले सिंपल समझते हैं तो मैं ज्यादा कंफ्यूज कर दूंगा। हाँ, तो अभी क्या है, एक पहले साल के लिए ये रेट है, दूसरे साल के लिए ये रेट है, तीसरे साल के लिए ये रेट है ना। तो पहले साल के लिए तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, तो मतलब अमाउंट निकल गया। लेकिन दूसरे साल के लिए जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हमारा अमाउंट प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, और ये हमारा फॉर्मूला वो वाला सिंपल लगाएंगे, है ना, 1 + r/100 की पावर टी, तो टी तो यहाँ पे 1 ही हो गया, ठीक है। फिर तीसरे साल के लिए जब निकालेंगे तो ये पूरा हमारा प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, ये वाला रेट हो गया, है ना। ये चीज ध्यान रख, अगर यही चीज गिवन होता है कि रेट ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर में मतलब सेकेंड में है ना, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए एक साल फर्स्ट में ना, ये जो फर्स्ट रेट है वो एक साल के लिए अप्लाई किया है, ये सेकंड वाला रेट है ना हमने 2 साल के लिए अप्लाई किया कंटिन्यूसली, तीसरे वाले को हमने 3 ईयर के लिए अप्लाई किया, मतलब ये टोटल 6 ईयर हो गए। तो पहले वाले में 1 ईयर के लिए तो यहाँ पे पावर 1 रखेंगे, दूसरे वाले में पावर 2 रखेंगे, क्योंकि इस वाले रेट को हमने 2 साल रखा है,
इस वाले रेट को हमने 3 साल रखा है, तो यहाँ पे 3 की पावर रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री। ये हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैं आज ही शाम को या कल तक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी रिवाइज करना है ना अभी। ठीक है, चलो फिर। ओके, ऑल द बेस्ट।